चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में 85 नंबर तक जो क्वेश्चन कराया जा चुका था। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। 86 में बोला जा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमीन क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। तो ये यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं, चाहे वो क्योटो, एपिको हो या मॉन्ट्रियल हो, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, क्योटो, एपिको और मॉन्ट्रियल, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आगे वाले एग्जाम में बीपीएससी 4.0 में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में जो इससे संबंधित प्रश्न होंगे और जितने भी ऑप्शन होंगे उनके बारे में भी डिटेल से आपको समझाया जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय जो है समझौता हुआ था। इस समझौते में औद्योगिक देश या जो डेवलपमेंट कंट्री है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता किए थे, जिसको कि अपनाया गया था 1997, ठीक है, और यह पूरी तरह से लागू हुआ था 2005 में। 2000 इसमें आप जान लीजिए दोस्तों कि पेरिस समझौता के द्वारा इसको हटा लिया गया था 2016 में। तो ये भी आपको जानना जरूरी है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित बातों को। अब आते हैं एपिको। एपिको के बारे में हम लोग जानते हैं। एपिको साउथ इंडिया में एक तरह से चिपको आंदोलन था, जिसमें कि चिपको आंदोलन में पेड़ में चिपक के लोग पेड़ का संरक्षण करते थे, वही था यहाँ पर, जो कि 1983 में अपनाया गया था एपिको। इसको आंदोलन भी बोल सकते हैं हम लोग। कर्नाटक के जंगल में इसे अपनाया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा ऑप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य था ओजोन परत को नुकसान जो ओजोन परत को पहुंच रही थी उसके उत्पादन और प्रयोग को कम करके ओजोन परत की रक्षा करना, जिसको कि लागू किया गया था 1 जनवरी 1989। डेट जान लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 जनवरी 1989 में जो है इसको लागू किया गया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हेलेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, ये सब जो है यूवी रेज के लिए जो है, ये यूवी रेज को कम करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। यहाँ पर आपको यहाँ पूछा भी जा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमीन क्लोरीन यौगिकों को उपयोग प्रतिबंध लगाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है यूवी रेस को जो है कम करने के लिए भी बात हुई थी, और जिसमें कि ये सारा चीज जो है आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित कंपनी की ओर से तीसरे पक्ष के साथ कंपनी के प्रचार के दौरान प्रमोटर द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुबंध पे हस्ताक्षर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों तीसरे पक्ष के साथ कंपनी के प्रचार के दौरान प्रमोटरों द्वारा। प्रमोटर वो हुआ जो कि कंपनी के बारे में सबसे पहले सोचता है। प्रमोटर के बारे में अगर हम लोग जाने तो कंपनी को जो प्रारंभ करने वाला था या कंपनी बनने से भी पहले जो भी कंपनी के बारे में सोचा है वो प्रमोटर कराता है। यहाँ पे तीसरे पक्ष के साथ कंपनी के अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस वीडियो में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पिछले वीडियो में बताया गया था। अभी हम लोग देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट वैसा कि जो कि प्रारंभिक अनुबंध है। ये प्रस्तावित कंपनी है तीसरे पक्ष के साथ जो है कंपनी के प्रचार के दौरान प्रमोटर के द्वारा अनुबंध पे हस्ताक्षर किया जाता है, वो क्या होगा, प्रारंभिक कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रोस्पेक्टस के बारे में देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टस कानूनी दस्तावेज है जो जनता को निवेश प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जो है कंपनी के बारे में जान सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 88 नंबर में बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सरकार निजीकरण की विशेषता नहीं है। सरकार की निजीकरण की विशेषता नहीं है। निजीकरण का मतलब क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। कौन सा सरकार का नहीं है। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो सरकार सारे जो है अपना हिस्सेदारी को जो ले लेती है या किसी भी तरह डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, तो वो क्या कहलाता है यहाँ पर, प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले जो है इसका ऑप्शन देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश की नीति को लागू करना, कर दरों में कमी, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो 88 का आंसर होगा दोस्तों बी। यहाँ क्या बोला जा रहा है, नहीं विशेषता है, तो कर दरों में जो है कमी, उसके ये जो है विशेषता नहीं है। बाकी सारी चीज क्या है, निजीकरण की विशेषता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों को विनिवेश नीति को लागू करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश की नीति को लागू करना, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे उसको कम करना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कर दरों में कमी जो है उसकी विशेषता नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई बैंकिंग में आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आरटीजीएस से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये लगभग हर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सी में रियल टाइम ग्रॉस स्कीम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका सही ऑप्शन होगा बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब यहाँ पर एक दो वर्ड आता है, आरटीजीएस और एनईएफटी। ये दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी जो आगे बीपीएससी में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो वो हम लोग कर लेते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और यहाँ पर एनईएफटी हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, शॉर्टकट में लिख देते हैं फंड ट्रांसफर। यहाँ पर जो होता है आरटीजीएस जो है हाई वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन को करने में
जरूरी होता है। और ये एनईएफटी जो है हम लोग छोटे छोटे अमाउंट के लिए कर सकते हैं। अगर देखा जाए दोनों में डिफरेंस, तो एनईएफटी जो होता है ये बैच एट इंटरवल, बैच के साथ जाता है एनईएफटी, बैच बनता है मतलब सारा एक साथ होके जाता है। और ये जो है आरटीजीएस होता है, रियल टाइम में ही जो है ये सेटल हो जाता है। आरटीजीएस रियल टाइम में है, ये आरटीजीएस जो है रियल टाइम है। और यहाँ पर जो है एनईएफटी में जो मिनिमम अमाउंट है वो मिनिमम अमाउंट का लिमिट नील है। एनईएफटी में मिनिमम अमाउंट का लिमिट क्या है? नील है। आरटीजीएस में जो मिनिमम अमाउंट जो है 2 लाख रुपया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम अमाउंट जो है नेफ्ट में जो है 2 लाख है, मैक्सिमम 2 लाख है। और आरटीजीएस में मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मतलब नेफ्ट अगर छोटा अमाउंट करना है तो आप सीधे एनईएफटी कीजिए, और आरटीजीएस करना है तो 2 लाख से ज़्यादा कीजिए। ये विद इन आवर हो जाता है। आरटीजीएस जो होता है इंस्टेंट हो जाता है। आरटीजीएस क्या हो जाता है? इंस्टेंट हो जाता है। एनईएफटी जो क्या होता है? आवर्स में होता है, जो बैच सिस्टम बताया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? 12, 7, कोई सीमा नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी 12, 7, नो लिमिट, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार जान लीजिए कि आप पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए? यहाँ लिख देते हैं मिनिमम कितने होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर, और प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए मिनिमम यहाँ पर कितने होने चाहिए? 2 मेंबर। मैक्सिमम की जहाँ तक बात की जाए तो पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम के लिए नो लिमिट है, और प्राइवेट कंपनी की जहाँ तक बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। अगर पेडअप कैपिटल की बात की जाए तो पेडअप कैपिटल कितना होना चाहिए? पब्लिक कंपनी में 5 लाख, सेक्टर में पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपया होना चाहिए। ये दोनों का डिफरेंस है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने मेंबर रिक्वायर्ड है पब्लिक कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी में जो मेंबर रिक्वायर्ड है, इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 91, वो न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं, ये डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। डिप्रिसिएशन में बताया गया क्लासिक कंपनी ने एक संयंत्र मतलब मशीन जो है 22,000 नगद में बेच दिया। तो बेच दिया मतलब सेलिंग कितना हुआ? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 22,000 में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है उसकी मूल कीमत, कॉस्ट प्राइस कितना था? 50,000 थी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है यदि इस बिक्री पर 5,000 का लाभ, तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस में 5,000 और जोड़ देते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर 5,000 और लाभ हुआ है, तो जो आपका कॉस्ट होगा तो उसी पर लाभ यहाँ पर हो गया 55,000 रुपया, और सेलिंग कितना हुआ? 22,000 रुपया। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों? डिप्रिसिएशन 33,000 रुपया जो है ये इसका आंसर होगा। 33,000 यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप बताइए डिप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स एट द डेट ऑफ सेल मस्ट हैव बीन, क्या होना चाहिए? बिक्री की तिथि पर संपत्ति संचित मूल्य ह्रास क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 33,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शेयर धारक के दृष्टिकोण से आप निम्नलिखित में किस रिश्ते को सबसे कम महत्व देते हैं? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डू यू कंसिडर ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंस? सबसे कम महत्व किसे देते हैं? रिटर्न ऑन एसेट्स कंसिडरेबली इज हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज, द रिटर्न ऑन इक्विटी हैज इंक्रीज इन ईच ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स, नेट इनकम इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे बोला परिसंपत्तियों पर रिटर्न उद्योग के औसत से काफी अधिक है। पिछले 5 वर्षों में से प्रत्येक इक्विटी पर रिटर्न में वृद्धि हुई है। शुद्ध आय कार्यशील पूंजी राशि से अधिक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 का आंसर होगा दोस्तों सी। यहाँ पे 92 का आंसर होगा नेट इनकम इज ग्रेटर देन द अमाउंट वर्किंग कैपिटल। यहाँ वर्किंग कैपिटल का अर्थ हुआ दोस्तों जो हम लोग डेली के यूज में जो खर्चा करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर दोस्तों नेट इनकम इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये हम लोग के लिए ज्यादा महत्व, सबसे कम महत्व देते हैं। ये इस ऑप्शन में जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 93 नंबर। वित्तीय विवरण विश्लेषण में भविष्यवाणी करने के लिए निम्नलिखित मदों में से सबसे कठिन क्या है? कंपनी का शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है? कंपनी 6 महीने में विलायक होगी? आने वाले लाभ में वृद्धि होगी? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। The company market share increasing or decreasing? The company will be solvent in 6 months. Profit will be increase in coming year. More than one of the above, none of the above. तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो है इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, और बैलेंस शीट बनाया जाता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। यहाँ इनकम स्टेटमेंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। वैचारिक ढांचों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य किस पर आधारित हैं? रूढ़िवादिता की आवश्यकता, प्रबंध के नेतृत्व, आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, उपयुक्त में से एक से अधिक। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर बेस्ड ऑन द नीड फॉर कंजर्वेटिज्म, रिपोर्टिंग ऑफ मैनेजमेंट्स स्टेटवारशिप एंड परफॉर्मेंस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पर जो है रूढ़िवादिता सिद्धांत पर भी आधारित है, यहाँ पर प्रबंधन नेतृत्व प्रदर्शन पर भी है, आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उस पर भी है, कंजर्वेटिज्म पर भी है, और जो है मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस दोनों पर है। 95 में पूछा जा रहा है 3 प्रमुख प्रकार के व्यावसायिक संगठन हैं। कौन से 3? विलय बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और कंपनियां, प्रोप्राइटरशिप ट्रस्ट कंपनियां,
स्वामित्व, विलय कंपनियां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेजर टाइप्स, जिसमें कि मर्जर, मल्टीनेशनल्स एंड कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप, ट्रस्ट कंपनी, ओनरशिप मर्जर्स कंपनीज, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो 95 का क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप हैं, तो एक प्रोप्राइटरशिप है जो कि अकेले होता है, यहाँ पर है प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है पार्टनरशिप, जो कि इस ऑप्शन में नहीं था कहीं पर, पार्टनरशिप है। और नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी। तो ये 3 जो है मेन 3 मेजर जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 96 नंबर। तो देखते हैं, किसी भी संगठन के मानव संसाधन विकास को पूरे संगठन में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। मानव संसाधन प्रबंधक किस स्तर पर कार्य करता है? शीर्ष स्तरीय प्रबंधक, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट। तो अगर पढ़े होंगे आप बिजनेस स्टडीज, यदि आप पढ़े होंगे बिजनेस स्टडीज में, तो आप जानते होंगे कि मैनेजमेंट में 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल, जो कि नीचे में होता है सबसे। ऑपरेशनल लेवल में यहाँ लेबर सब जो काम करता है या वर्कफोर्स है वो सब आ जाता है ऑपरेशनल लेवल में। इसके बारे में आपको वीडियो में और डिटेल में बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पर क्या होगा सही, क्योंकि एचआर के बारे में बोला जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो भी एचआर जो काम करता है वो तीनों डिपार्टमेंट में काम करता है, और तीनों डिपार्टमेंट में जो है मानव संसाधन को पूरे संगठन में पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होती है, ना कि किसी भी एक में जो है पर्याप्त उपलब्ध करा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर होगा 96 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर में बोला जा रहा है संगठनात्मक उद्देश्यों में से एक व्यवसाय का विकास है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के विकास के मापन से जुड़ा नहीं है? यहाँ सही में देखिए कि व्यवसाय के विकास के मापन से नहीं जुड़ा है, तो नहीं को आपको ध्यान में रखना है। बिक्री की मात्रा होनी जुड़ा है या नहीं, कर्मचारी की संख्या, लेनदार की संख्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पे देखा जाए इंग्लिश में, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज ग्रोथ ऑफ बिजनेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मेजरमेंट ऑफ बिजनेस ग्रोथ? सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ क्रेडिटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो 97 का दोस्तों आंसर होगा सी। आपके लेनदारों से जो है यहाँ पर व्यवसाय का विकास से संबंध नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा व्यवसाय के विकास के मापन से जुड़ा नहीं है, इसलिए जो आपका क्रेडिटर कितना ज्यादा होगा इससे आपका विकास जो है वो नहीं जुड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंधन का उद्देश्य लागत को कम करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। दिए गए कथन में प्रबंधन किस महत्व पर प्रकाश डाला गया है? नंबर ए है प्रबंधन समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, प्रबंधन दक्षता बढ़ाता है, प्रबंधन एक गतिशील संगठन बनाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में अगर देख लेते हैं तो मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, विच इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन गिवन स्टेटमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, ग्रुप के जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफिशियंसी बढ़ाता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, गतिशील संगठन बनाता है। डी में है मोर देन वन ऑफ दी अबव, यहाँ पे नन ऑफ दी अबव। तो 98 का क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों बी। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 99, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये आपका जो है एसआई से एक क्वेश्चन पूछा है सिंपल इंटरेस्ट से बिजनेस स्टडीज में। चलिए देखते हैं, एक निवेशक बैंक में जो है 600 रुपया जमा करता है, तो निवेशक जो जमा करा तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 600। इसे 4 वर्ष के लिए जो है वहाँ छोड़ने का योजना बनाता है, तो टाइम भी आपका दिया कितना 4 ईयर्स। 4 साल बाद खाते का मूल्य क्या होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है 4 साल बाद क्या होगा, और रेट भी दिया आपको 10% रेट भी दिया। तो इसको आपको सिंपल एक फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T टाइम इंटू 100 जो हो गया वो क्या हो गया एसआई का फॉर्मूला हो गया। यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है दोस्तों 600, रेट कितना दिया हुआ है 10%, टाइम कितना दिया है 4 साल के लिए, बटे 100 कट गया, ये हो गया आपका 240 जो हो गया वो इंटरेस्ट हो गया। अगर आप इसको प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है 4 वर्ष बाद खाते का मूल्य क्या होगा, तो वो 840 होगा। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 में बोल पूछा जा रहा है ए और बी से जो मैचिंग का क्वेश्चन है। ये मैचिंग का क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि किसी भी ऑप्शन को अगर आप अच्छे तरह से समझ लेंगे तो आपका ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तरजीविता, कर्मचारी की संख्या, लाभ, विकास। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर विकास, यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं सर्वाइवल मतलब हमें सर्वाइव करना है, किसी भी तरह जो है बिजनेस को सर्वाइव करना। तो ए का 3, किसी भी ऑप्शन में ए का 3 है। चलिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ए का 3 के लिए आपको बस एक सी ही है यहाँ पर, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सर्वाइवल के बाद अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रॉफिट के बारे में बोला है, तो प्रॉफिट का यहाँ क्या दिया हुआ है, ए वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज। किसी भी उद्यम के लिए जो है सफल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। तो क्या होता है वो प्रॉफिट। अब ग्रोथ देख लेते हैं, क्या है ग्रोथ, क्या है कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन की संख्या में वृद्धि। यहाँ पे भी वृद्धि से क्वेश्चन है, या पूंजी में वृद्धि, तो यहाँ विकास का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियोस में जो है 100 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।